हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट्स में हमने पीवाईक्यूज या ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, राइट, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और उनसे सिमिलर क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। क्वेश्चन से ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया है और हम वही करेंगे इस पार्ट में भी। हम कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जो आपने प्रीपोजिशन में थ्योरी में पढ़ा है, जिसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में किया है और पिछले जो 5 पार्ट्स में हमने क्वेश्चंस के साथ जो उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने जो थ्योरी में पढ़ा है, जिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने एक्सरसाइज में करी है, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से वो वेरी कर सकता है। आप एरर की फॉर्म में दे सकते हो, आप फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे सकते हो, और भी दूसरा फॉर्म अगर बनाना चाहे एग्जामिनर बना सकता है क्वेश्चंस को लेके। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि क्वेश्चन से ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर हम कॉन्सेप्ट को नॉलेज में रखेंगे, कॉन्सेप्ट की जानकारी रखेंगे, तो क्वेश्चंस तो आप इजीली बना पाओगे। क्वेश्चन से ज़्यादा हमेशा फोकस करिए कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चंस आप कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को सही आंसर कर पाओगे। तो इस पार्ट में भी हम यही करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पार्ट की अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। राम इज़ वेरी गुड पेंटर। अब बात हो रही है राम को लेकर कि राम जो है बहुत अच्छा पेंटर है, बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। बट जो उसकी पेंटिंग है, बट यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे आया है। क्या मीनिंग कर रहा है कि लेकिन जो उसकी पेंटिंग्स है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है, तो प्रीपोजिशन आया यहाँ पर विद, और विद प्रीपोजिशन से पहले एक वर्ड आया एक्सेसिबल। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल जब भी प्रीपोजिशन आप एक्सेसिबल वर्ड जब भी आप लिखते हो और इसके साथ आप कोई प्रीपोजिशन बताते हो, एक्सेसिबल किसी चीज़ को लेकर कहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है वो, या पर कहाँ पर एक्सेसिबल है वो, तो इसके लिए टू यूज़ किया जाता है, ना कि विद। तो एक्सेसिबल के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? टू। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनके साथ कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, किस वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन, अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने थ्योरी में पढ़ी है, राइट। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया और थ्योरी में इसके बारे में पढ़ा भी है। तो आपको वो लिस्ट अच्छे से आनी चाहिए जो मैंने थ्योरी में आपके साथ शेयर की है। नाउ डी पार्ट में एरर है, तो एक्सेसिबल के साथ टू आएगा, राइट, विद नहीं आएगा, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। Now, question number 2. I was impressed of the range of accessories for my microcomputer that were available in Japan. तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। I was impressed, अब इसके साथ प्रीपोजिशन आया ऑफ। वो किस बात को लेकर इम्प्रेस्ड हुआ? कि रेंज है। अब किसकी रेंज है? एक्सेसरीज की रेंज है। अब ये एक्सेसरीज किस एक्सेसरीज के बारे में बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है? तो यहाँ पर रेंज और एक्सेसरीज का रिलेशन बताया ऑफ ने। एक्सेसरीज किसकी हैं? माइक्रो कंप्यूटर की हैं, और जो कि हमारा स्पीकर है उसके माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है, माय माइक्रो कंप्यूटर। और इसके बीच में कौन रिलेशन दे रहा है? 4। तो यहाँ आपको 3 प्रीपोजिशन दिख गए, दैट वर अवेलेबल इन जापान, वो जो एक्सेसरीज जापान में अवेलेबल हैं, राइट। तो जब भी आपने यहाँ पर देखा कि रेंज के और एक्सेसरीज के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन ने रिलेशन बता दिया, एक्सेसरीज और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में 4 प्रीपोजिशन ने रिलेशन बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस्ड आप किससे हुए? इम्प्रेस्ड बहुत जो रेंजेस थी, जो वेराइटीज़ थी, उससे हुए। तो इम्प्रेस्ड विद, राइट। सो इम्प्रेस्ड जब आप बताओगे, इम्प्रेस्ड का रिलेशन बताओगे किसी और के साथ, तो ऑफ नहीं आएगा, इम्प्रेस्ड विद द रेंज ऑफ एक्सेसरीज, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। ऑफ की जगह क्या होगा? विद होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. मानसी इज टू बिजी इन हर करंट प्रोग्राम्स टू टेक अप एनी न्यू वंस। तो मानसी के बारे में बात हो रही है कि मानसी बहुत ज़्यादा बिजी है। किस चीज़ में बिजी है? ये इन प्रीपोजिशन बता रहा है, अपने करंट प्रोग्राम्स, जो उसके अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। करंट का मतलब होता है जो अभी आपका प्रोग्रेस में है, यानी जो उसके करंट प्रोग्राम्स की बात हो रही है। टू टेक अप, अब टू टेक का मतलब क्या है? टू टेक 2 + V1 इन्फिनेटिव है। टू टेक अप
एनी न्यू वंस, राइट। न्यू वंस किसके बारे में बात हो रही है? प्रोग्राम्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब भी आप बिजी बताओगे, आप बिजी किसी के साथ हो, राइट, सो बिजी के साथ आता है बिजी विद, राइट, बिजी के साथ इन नहीं होगा, बिजी विद। सो बी पार्ट में एरर है, मानसी इज टू बिजी विद हर करंट प्रोग्राम्स टू टेक अप एनी न्यू वंस। तो यानी वो नया नहीं ले सकती क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से काफ़ी बिजी है अपने करंट प्रोग्राम्स को लेकर। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, India's travel and tourism industry is poised on growth at 7% this year alone। तो बात यहाँ की गई है कि जो इंडिया की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, वो क्या है, वो रेडी है। किस चीज़ को लेकर रेडी है? कि वो 7% ग्रोथ देगी इस साल अकेले। कौन? इंडिया की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री, या फिर हम बोले कि इंडिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ पर एक वर्ड आया पोइज्ड, राइट। पोइज्ड ऑन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप पोइज्ड लिखते हो, पोइज्ड के साथ अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडी, तो रेडी किसी चीज़ के लिए रेडी होते तो रेडी फॉर, रेडी फॉर के बाद आप जो भी जिस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो नाउन यूज़ कर सकते हो। सेम रेडी फॉर और पोइज्ड फॉर दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, ये याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर पोइज्ड ऑन नहीं होगा, पोइज्ड फॉर होगा, राइट। सो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। Now, question number 5. The boy who was guilty with having stolen the cell phone came out with the truth. अब किस बॉय के बारे में चर्चा की गई है? बॉय, अब हु यहाँ पर क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? बॉय को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो लड़का जिसको गिल्टी ठहराया गया था, किसको लेकर गिल्टी ठहराया गया था? तो ये विद प्रीपोजिशन बता रहा है कि गिल्टी उसको किस बात के लिए ठहराया गया था? सेल फोन चुराने के लिए। वो सच के साथ बाहर आता है। केम आउट के साथ विद आया, विद द ट्रुथ, बिल्कुल सही है। तो डी पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हमें प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन ये ठीक है। लेकिन जब भी आप गिल्टी ठहराते हो, गिल्टी के साथ विद नहीं आता है। किस बात के लिए गिल्टी ठहराया गए हो, इसको रिलेशन को बताने के लिए ऑफ, गिल्टी ऑफ, किस चीज़ के लिए गिल्टी ठहराए गए हो, तो यहाँ विद नहीं बताएगा, उसका रिलेशन ऑफ बताएगा, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। गिल्टी ऑफ हैविंग स्टोलन द सेल फोन केम आउट विद द ट्रुथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, while providing such facilities online makes it convenient and easily accessible for customers, we face several challenges। while providing such facilities, और ये such facilities कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑनलाइन। और ऑनलाइन ने क्या करा? इसको कन्वीनियंट करा दिया और इजीली एक्सेसिबल करा दिया। अगेन एक्सेसिबल को लेकर हम दोबारा चर्चा कर रहे हैं, राइट। एक्सेसिबल 4 होगा या एक्सेसिबल 2 होगा? तो अगेन एक्सेसिबल 2 होता है, एक्सेसिबल के साथ 4 नहीं आएगा, एक्सेसिबल के साथ 4 आएगा। सी कॉन्सेप्ट जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्योंकि क्वेश्चंस में लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज का मतलब है कि क्वेश्चन का सेंटेंस वेरी कर सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। अगर एक्सेसिबल के साथ 2 है तो 2 ही रहेगा, और वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रख ले उसको, राइट। सो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन इज कीन इन नोइंग द फोरकास्ट फॉर द मानसून। तो हर कोई जानना चाहता है किस बारे में? फोरकास्ट, मानसून के फोरकास्ट के बारे में दिस ईयर। एज यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन, उसका मीनिंग हम देखते हैं आगे क्या आता है। एज इट हैज़ बीन द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन एशिया, यानी हर कोई जानना चाहता है मानसून के फोरकास्ट के बारे में। वेदर फोरकास्ट होता है ना, फोरकास्ट का मतलब प्रेडिक्शन, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी बारिश होगी, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर धूप निकलेगी, कहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, कम होगी। तो इस तरीके से फोरकास्ट होते हैं। फोरकास्ट को बोलते हैं प्रेडिक्शंस, या जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी, कि होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बताते हैं, राइट। सो हर कोई जानना चाहता है मानसून के फोरकास्ट के बारे में। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एज जो है बिकॉज का मीनिंग कन्वे कर रहा है, क्योंकि जो एशिया में महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मानसून, राइट, रीडिंग पैटर्न। तो कीन, अब हमें देखना है एरर। कीन टू नो होता है, कीन के साथ जब भी आप लिखोगे, कीन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कीन के साथ टू आता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कीन इन नोइंग नहीं होगा, कीन टू नो होगा, राइट।
तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो कीन टू नो, ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वी कुड नॉट बिलीव दैट वन ऑफ अस वॉज रिस्पॉन्सिबल विद द एक्ट। तो स्पीकर या फिर कोई जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल जब भी आप होते हो ना, रिस्पॉन्सिबल विद होगा या रिस्पॉन्सिबल फॉर होगे, इस पे आप लेके चर्चा करते हैं, राइट। सो यहाँ पर बिलीव ऑफ अस, कुड नॉट बिलीव दैट वन ऑफ अस, तो वन के साथ ऑफ आया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। डी को देखिए, जब भी आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हो, राइट, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ विद नहीं आता, रिस्पॉन्सिबल फॉर। किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो? उत्तरदायी हो। तो जब भी आप उत्तरदायी लिखोगे, रिस्पॉन्सिबल लिखोगे, विद नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। तो डी पार्ट में एरर है, इसे हम ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई एम नॉट स्केयर्ड टू बी ट्रैवलिंग इन द डार्क अलोन एट नाइट। तो नॉट स्केयर्ड का मतलब समझ लीजिए, स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, राइट। सो स्पीकर कह रहा है कि मैं नहीं डरता। किस चीज को लेकर नहीं डरता? ट्रैवलिंग को लेकर नहीं डरता है। और ये ट्रैवलिंग कब? नाइट में। कैसे? अलोन। तो नाइट के लिए हमने पढ़ा है कि इन कब आएगा? मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए। पर नाइट के लिए जब भी बात होगी तो आप एट लिखेंगे। तो याद रख लीजिए, एट के साथ नाइट आएगा, राइट। कभी आए क्वेश्चन इसको लेकर, इन मॉर्निंग या तो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, और इन द इवनिंग, और इन द आफ्टरनून, राइट। इन सब के लिए इन आता है। लेकिन जब भी नाइट की बात होगी क्या आएगा? एट आएगा। तो याद रखिएगा, इन यहाँ पर आता है और एट यहाँ पर आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट स्केयर्ड, तो यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन द डार्क। अब देखिए, स्केयर्ड के साथ जब भी आप कोई लिखते हो तो आप, स्केयर्ड का मतलब है घबराहट या डर, स्केयर्ड। अब बताइए स्केयर्ड के साथ क्या आएगा? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केयर्ड डैश समथिंग। किसी चीज को करने से या किसी बात से आपको डर लगता है। तो स्केयर्ड के साथ जो सही रिलेशन आता है वो होता है ऑफ, स्केयर्ड ऑफ समथिंग। तो लेकिन यहाँ पर देखिए बताया टू बी, तो टू बी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो मैं ट्रैवलिंग से नहीं डरता डार्क में, अंधेरे में, वो भी रात को अकेले, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे बी पार्ट में एरर है, स्केयर्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट वॉज वेरी काइंड अबाउट हिम टू हेल्प अस फाइनेंशियली इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। डेस्पाइट, ये मैंने कभी पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया होगा, इसको दोबारा समझ लीजिए। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और ये प्रीपोजिशन है, इसके साथ ऑफ कभी नहीं आएगा। कभी भी आप, अगर आपको डेस्पाइट के साथ ऑफ दिख रहा है उसको काट दीजिए, उसके साथ नहीं आता, राइट। और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये इसका भी मतलब होता है बावजूद। तो ये दोनों आपस में पता है सेम होते हैं। डेस्पाइट का भी मतलब सेम होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। पर इनका एक और तरीका पहचानिए, जब भी डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ किसी भी सेंटेंस में आपको मिले तो जो सेंटेंस दिया गया है इनसे पहले और इसके बाद जो बात लिखी गई है ना, दोनों चेंज है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब समझते हैं। जैसे इट वॉज वेरी काइंड, वो बहुत अच्छा है। काइंड का मतलब होता है जब आप किसी का नेचर की बात करते हो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दयालु है। इट वॉज वेरी काइंड अबाउट हिम, किस बारे में बात करें कि वो क्यों काइंड है? क्योंकि उसने हमारी मदद करी फाइनेंशियली, यानी पैसों से, आर्थिक तौर पे उसने मदद करी। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद उसके कि उसकी इकॉनमी पुअर थी, या फिर वो खुद उसके पास पैसों की कमी थी, पैसों की तंगी थी, इसके बाद भी उसने हमारी आर्थिक मदद करी। तो देखिए, आर्थिक मदद करना और पैसों की तंगी होना, दोनों में फ़र्क है। अगर पैसे नहीं है फिर भी वो उसकी मदद कर रहा है, यानी ये सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसीलिए हम डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं, बावजूद इसके उसने ये किया, राइट। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल ठीक है, हेल्प अस फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक है। अब देखना है, इट वॉज वेरी काइंड अबाउट हिम, तो यहाँ पर बताना है कि अबाउट हिम होगा या फिर क्या आएगा, काइंड के बाद क्या आएगा। तो जब भी आप काइंड के बाद कुछ लिखते हो, देखिए काइंड ऑफ सम, काइंड के साथ जब भी आप लिखते हो काइंड डैश समवन, तो मैंने इसका आंसर दे ही दिया। खैर, काइंड ऑफ समवन, नॉट अबाउट समवन, काइंड ऑफ हिम। अब हिम क्या है? हिम जो है ना, ये एक प्रोनाउन है,
अब नाउन नहीं आया है तो इसलिए प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन में आपने ही पढ़ा होगा। ही जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट का यूज़ होगा तो वहाँ पर ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हिम यूज़ करा है। सो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस फाइनेंशियली इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर इकोनॉमी। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फास्ट फूड कैन बी डेंजरस। तो फास्ट फूड जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। क्यों क्यों होते हैं डेंजरस? एज दे डिप्राइव, अब क्या डिप्राइव करते हैं? द बॉडी ऑफ, एज दे डिप्राइव द बॉडी, तो बॉडी में कमी करते हैं किस चीज़ को लेकर? ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर जो इसेंशियल है ना ये एडजेक्टिव है। कैसे पता ये एडजेक्टिव है? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन आया है और न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर ये नाउन है, क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जो इसेंशियल है ये बता रहा है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल हैं, राइट। तो ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम आंसर करते हैं। तो जहाँ पर इसेंशियली दिख रहा है इसको काट दीजिए, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब देखिए, अब ऑन टू का मतलब समझ लीजिए। एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू। तो जब भी आप सरफेस पे कोई चीज़ टच करती है, राइट, या कोई सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो उसको हम लिख देते हैं ऑन। जनरली पढ़ा होगा आपने, बुक ऑन द टेबल, पेन ऑन द टेबल, पेन ऑन द बुक, राइट, इस तरीके से। लेकिन जब कोई चीज़ बाहर से सरफेस पे आती है, यानी मूवमेंट के लेकर बात करते हैं, तो मूवमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो ऑन टू यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मूवमेंट को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसीलिए डी भी नहीं है आंसर। अब देखिए, अब ये बता रहा है कि दे डिप्राइव। अब दे किसके लिए बात हो रही है? फास्ट फूड को लेकर बात हो रही है। जो फास्ट फूड की बहुत सारी वेराइटीज़ है उनको लेकर बात कर रहे हैं कि वो कमी कर देते हैं बॉडी में। किसकी कमी को लेकर बात हो रही है? डिप्राइव ऑफ इसेंशियल मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। तो डिप्राइव के साथ ऑफ आता है, नॉट एट और इनटू। एट का मतलब हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर, देखिए एट फिक्स्ड प्लेसेस और इन सब के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर एट गलत हो जाएगा, राइट। फ्रॉम भी गलत हो जाएगा। तो अगर कोई सही है तो क्यों सही है, इस पे हमें डिस्कस करना है। अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, इसको लेकर भी डिस्कस करना है। यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। नो एरर। देखिए, जब भी आप नो एरर बताओगे ना तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जनरली इस तरीके से काम करता है कि कोई क्वेश्चन अगर एरर का आया है तो उसमें एरर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एरर है तो क्यों, अगर एरर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर इसमें एरर नहीं है, किस बात के लिए एरर नहीं है, तो आप उसको इजीली कर दोगे, राइट। नाउ सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम, तो इसमें क्या है? नो एरर। सो ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेवरल प्रोमिनिएंट फिगर्स। अब प्रोमिनिएंट फिगर्स का मतलब है कि बहुत जो बहुत नोन पर्सन है, जो पब्लिकली नोन है, पब्लिक फिगर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल, किस चीज़ में इन्वॉल्व थे? वो स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, और आर रिक्वायर्ड टू बी अपीयर। अब किन के सामने उनको अपीयर होना है? अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो जब भी आप अपीयर होने की बात करते हो, अपीयर का मतलब होता है समक्ष, किसी के समक्ष आते हो आप। किस लिए आए हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी के समक्ष में प्रोमिनेंट फिगर्स? क्योंकि उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, राइट। सो अपीयर के लिए टू नहीं होता, अपीयर बिफोर, किसकी? किसी के समक्ष आना, अपीयर बिफोर। तो टू नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। सो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट एट होम। तो वॉजेंट का मतलब होता है आई वॉज नॉट एट होम वैन यू केम। तो बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर पर नहीं था जब आप आए थे। आई हैड टू गोन, मुझे जाना पड़ा। ये हैड टू गोन का मतलब क्या है? मैं गया था। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करा है। आई हैव टू गोन टू कॉन्ग्रेचुलेट। अब देखिए क्यों गया, उसका पीछे का रीज़न है टू कॉन्ग्रेचुलेट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर सुरेश, क्यों उसने मिस्टर सुरेश को कॉन्ग्रेचुलेट करा? यानी कॉन्ग्रेचुलेट किसको किया? मिस्टर सुरेश को। लेकिन क्यों किया? कॉन्ग्रेचुलेशन में मतलब उसको बधाई देने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा? उस रीज़न या उस रिलेशन को कौन बता रहा है? फोर प्रीपोजिशन, फॉर हिज सक्सेस। अब सक्सेस किस में रही है? ये इस इन प्रीपोजिशन बता रहे हैं कि सक्सेस इलेक्शन में है। अगर वो इलेक्शन जीता है उसको लेकर वो बधाई देने जा रहा है। तो ये हमारी प्रीपोजिशन का देख रहे हो, ये रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं हमारे सेंटेंस के अंदर।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो किसी को, राइट, जब भी आप किसी को बधाई देते हो, तो इंग्लिश में जब आप बधाई दोगे, कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिम फॉर हिज सक्सेस, राइट, इन द इलेक्शन, राइट। तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर सुरेश ऑन हिज सक्सेस होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब वो सक्सेस कहीं भी हो सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या यूज करोगे आप, ऑन यूज करोगे, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ बिल्कुल ये ठीक है, सो ऑन यूज करेंगे। सो डी पार्ट में हमारा क्या एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द नोबल हैज सफर्ड ग्रेटली। तो नोबल को बहुत ज़्यादा सफर्ड करना पड़ा, ग्रेटली का मतलब है बहुत ज़्यादा सफर्ड करना पड़ा एट दी हैंड्स ऑफ क्रिटिक्स। यानी क्रिटिक्स क्या होते हैं, अब आप समझ लीजिए, जैसे कभी कोई मूवी या कुछ भी लॉन्च होता है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ पे, या फिर कोई बुक या नोवेल लॉन्च होती है, तो क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो रिव्यूज़ करते हैं। तो उस क्रिटिक्स ने नोवेल को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिव्यूड कर दिया होगा, तभी तो उसने सफर्ड किया। हु इंसिस्ट इन, अब इंसिस्ट आया है, वर्ड देख लीजिएगा, इंसिस्ट, राइट, इंसिस्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, इंसिस्ट इन ट्रीटिंग इट एज अ मोरल ट्रैक्ट अपॉन द विकेडनेस ऑफ टेकिंग ह्यूमन लाइफ, राइट। तो क्यों उसने क्रिटिक्स को नहीं, उनको क्यों सफर किया, उसके पीछे का रीजन यहाँ दिया हुआ है। लेकिन जब भी आप इंसिस्ट वर्ड लिखोगे तो इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, ना कि इन। तो यहाँ पर आएगा हु इंसिस्ट ऑन ट्रीटिंग इट एज अ मोरल ट्रैक्ट अपॉन द विकेडनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। होमवर्क है, विकेडनेस का मीनिंग आपको बताना, राइट। सो इस तरीके से आपकी वोकैब भी तैयार होगी। तो इसमें सी पार्ट में एरर है, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। नाउ सी पार्ट में एरर है, ये ठीक हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द रिसेंट सिंपोजियम। अब देखिए, द रिसेंट सिंपोजियम, अब सिंपोजियम किसके ऊपर करा गया है, सेंसरशिप के ऊपर करा गया। द रिसेंट सिंपोजियम ऑन सेंसरशिप, तो ऑन सेंसरशिप यानी सिंपोजियम किसके लिए, सेंसरशिप के लिए। ये रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन। इंडिकेटेड दैट टू रिफ्रेन, अब रिफ्रेन जब भी आप यूज करोगे, रिफ्रेन, उसके साथ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करना है, पहले ये समझते हैं। रिफ्रेन विथ सेइंग और राइटिंग समथिंग अदर्स माइट ऑब्जेक्ट टू इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सेंसरशिप, राइट। तो सेंसरशिप का मीनिंग पता करना आपको क्या होता है, होमवर्क, राइट। तो रिफ्रेन के साथ विद नहीं आता है, रिफ्रेन फ्रॉम, जब आप किसी को रोकते हो, टू रिफ्रेन फ्रॉम, राइट। तो यहां पर फ्रॉम आएगा, बी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन स्पाइट ऑफ, देखिए अगेन डिस्पाइट और स्पाइट को लेके कॉन्सेप्ट, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके कि हमने बहुत ज़्यादा ट्राइंग अवर बेस्ट, अपना अच्छा करने के, अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी, वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, हम किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए, ऑन एनी इशू, ऑन एनी ऑफ द इशूज़। तो बहुत सारे इशूज़ रहे होंगे, उनमें से किसी एक पे भी वो पहुंच नहीं पाए, राइट, काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट देने के बावजूद भी। तो देखिए, जब भी आप रीच की बात करते हो, रीच किसी चीज़ पे, रीच ऑन, अब देखिए रीच को लेकर मैं बता देता हूँ, रीच डिसीजन, जब भी आप बात करते हो किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, तो रीच एट अ डिसीजन होता है, राइट। यहाँ पर लेकिन लिखा गया रीच एन एग्रीमेंट, ऑन नहीं होगा, एट एनी ऑफ द इश्यूज। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ सी पार्ट में, राइट, डी पार्ट में एरर है, सी नॉट डी, डी इज द राइट आंसर। ऑन की जगह क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द स्मगलर यील्डेड, अब बात किसकी हो रही है, स्मगलर की। द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। देखिए स्मगलर यील्ड, अब एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, यील्ड। अब टेम्पटेशन का मतलब क्या कि स्मगलर को जो इच्छा थी उसको और बढ़ाया गया, और उस चक्कर में वो किस में फंस गया, पुलिस के ट्रैप में। इनटू का मतलब क्या होता है, इन और इनटू का मतलब मैं बता देता हूँ। अगर कोई क्लोज्ड, इनक्लोज्ड स्पेस या कोई क्लोज्ड कंटेनर में कोई चीज़ रखी होती है, उसको हम इन से डिनोट करते हैं, राइट। लेकिन कोई किसी की बाउंड्री के अंदर हम बात करते हैं, विद इन द बाउंड्रीज के अंदर हम बात करते हैं किसी एरिया को लेकर, तो उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो इसका मतलब है कि कोई फिक्स्ड एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ दिल्ली में, यानी जो दिल्ली की बाउंड्रीज हैं उनके बीच में मैं कहीं भी रह रहा हूँ, राइट। तो ये इन जनरल बोल देते हैं जब हम बात करते हैं इन जनरल प्लेस की। द कार पार्क्ड इन द शेड ऑफ ट्री, तो जो शेड है, मान लीजिए जो
पेड़ है उसकी छाया है, तो यानी वो एक सर्टेन एरिया में रहा होगा छाया, तो उसके पास कार जो है उसकी छाया में, पेड़ की छाया में हमने कोई कार को पार्क कर दिया था, राइट, इस तरीके से। लेकिन इनटू का मतलब क्या होता है, जब कोई बाहर का मूवमेंट दिखता है, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं कि कोई बाहर से चीज़ किसी इनक्लोज्ड स्पेस या कंटेनर के अंदर आती है, तब हम इनटू की बात करते हैं। यहाँ पर इनटू का यूज़ सही है या गलत, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, फेल इनटू द पुलिस ट्रैप, तो कोई जाल बिछाया है, और जाल कैसा है, इनक्लोज, क्योंकि अगर उसमें से कोई अंदर आके बाहर चला गया तो वो फिर ट्रैप ही कैसा हुआ। तो कोई स्मगलर बाहर से आया होगा और उस ट्रैप में फंस गया, तो यानी अब वो बाहर नहीं आ सकता, तो ये मूवमेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इनटू बिल्कुल ठीक है। ये थ्योरी में काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। लेकिन ईल्ड जो वर्ड है ना, ईल्ड के साथ 4 नहीं आता, ईल्ड 2 लगता है, ईल्ड 2, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, पी पार्ट में एरर हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इसको ठीक करेंगे ईल्ड 2, राइट। सो बी पार्ट में एरर, इसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉर्न हिम, अब उसने उसको वॉर्न किया, फॉर द डेंजर, उसने उसको वॉर्न किया था डेंजर के लिए, ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग, जो वो हाइकिंग पे, अब देखिए यहाँ पर दैट मिसिंग है, राइट, तो दैट को एज अ कंजंक्शन, दैट को हम छुपा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो इसका अगर इसको आपको कंजंक्शन के साथ पढ़ना हो तो ये कुछ ऐसे होगा, आई वॉन्ट हिम फॉर द डेंजर दैट ही वॉज गोइंग टू फेस, यानी दैट किसके लिए, उसी डेंजर के लिए है कि जो वो फेस करने मतलब ही वॉज गोइंग, जो उसने फेस कर रहा था ड्यूरिंग द हाइकिंग, राइट, तो उसने उसको पहले ही वार्न कर दिया था उस डेंजर को लेके जो कि वो फेस कर रहा था हाइकिंग के दौरान, राइट, तो दैट यहाँ पर मिस कर दिया, उससे हमारा कोई एरर नहीं है, वो ठीक है, हम इस तरीके से कंजंक्शंस को छिपा भी सकते हैं, ये हम कंजंक्शन में आगे सीखेंगे। तो वार्न के साथ बताना है आपको कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो वार्न, जब भी आप किसी को वार्न करते हो, राइट, उसको किसी को चकेत करते हो, तो वार्न के साथ ऑफ आता है, तो आई वार्न हिम ऑफ द डेंजर, राइट, डेंजर के लिए उसने उसको चकित किया या फिर उसको वॉर्न किया, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एज सोन एज ही रीच्ड वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे ही एज सोन एज, जैसे ही वो वेन्यू पे पहुंचा, राइट, पहुंच गया था, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, पहुंच गया था, तो उसने इंक्वायर किया, इंक्वायर किससे किया, सुपरवाइजर से किया, किस बारे में, क्लोजिंग टाइम के बारे में, किसका क्लोजिंग टाइम, एग्जामिनेशन का क्लोजिंग टाइम। तो जब भी आप देख रहे हो ना, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, ये प्रीपोजिशन जोड़ रहे हैं, हर एक बात के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया इंक्वायर, तो जब भी आप इंक्वायर करते हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो, राइट, इंक्वायरी करते हो, आपको जानकारी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आने जाने की, टाइमिंग की, तो इंक्वायर ऑफ होता है, फ्रॉम नहीं होता है, इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दे टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर मैनी आवर्स विदाउट अराइविंग एट एनी डिसीजन, तो अब ये कुछ हमने पहले भी पढ़ा था कि इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग देयर बेस्ट वी कुड नॉट, ट्राइंग आवर बेस्ट वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट या ऑन एनी ऑफ द इश्यूज, इस तरीके से था जो हमने लास्ट में पढ़ा था। देखिए, रीच अ डिसीजन, राइट, इस तरीके से हमने बात करी थी, और यहां पर भी आ रहा है अराइव अ डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, किसी बात के समाधान पे पहुंचना। तो अगर यहाँ पर बात हो रही है वी टॉक्ड ओवर द मैटर, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या बात करी, कि हमने बहुत ज़्यादा समय किसी बात को लेकर, किसी मैटर पे हमने उस पर बहुत डिस्कस किया फॉर मैनी आवर्स, बिना कंक्लूजन या बिना किसी डिसीजन के अराइव हुए। तो जब भी आप बात करते हो, रीच एट अ डिसीजन होता है सही प्रीपोजिशन, और अराइव एट अ डिसीजन होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है, तो अराइविंग टू नहीं होगा, अराइविंग एट एनी डिसीजन होगा, राइट, तो इसको आप ठीक करेंगे, डी पार्ट में एरर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पीपल हु टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर सम ट्रिप्ड विद इट, राइट, सो जिन लोगों ने नोटिस किया, पीपल टुक नोटिस, किसका नोटिस, किसको नोटिस की बात हो रही है, ऑफ बिग स्टोन, तो बिग स्टोन की लेकर बात हो रही है, ऑन द रोड ओनली आफ्टर सम ट्रिप्ड विद इट, तो ट्रिप्ड विद नहीं होगा, ट्रिप्ड ऑन इट होगा, राइट, तो सम ट्रिप्ड ऑन इट होगा, तो ये वर्ब है, वर्ब के साथ अब हमने पढ़ा है कि वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, ये लिस्ट आपके साथ शेयर की गई है, तो यहाँ विद नहीं होगा, ट्रिप ऑन होता है,
राइट। सो डी पार्ट में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिस स्टोरी इम्प्रेस ऑन अवर माइंड। तो इम्प्रेस के साथ हमने लिया ऑन, तो इम्प्रेस ऑन अवर माइंड दैट 7 चिल्ड्रन कैन फेस एनी डेंजर इफ दे हैव करेज। राइट, इस स्टोरी ने हमारे माइंड पे इम्प्रेस किया, हमारे माइंड को इम्प्रेस किया, या फिर इम्प्रेस ऑन अवर माइंड दैट, क्या इंप्रेशन था या क्या इम्प्रेस किया था, किस बात से उन्होंने हमें इम्प्रेस किया था कि 7 चिल्ड्रन, जो 7 बच्चे हैं, वो कोई भी डेंजर फेस कर सकते हैं इफ़ दे हैव करेज, अगर उनमें कोई करेज हो। तो इम्प्रेस के साथ ऑन ही आता है, यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ इम्प्रेस के साथ ऑन आएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू अकम्पनी मी टू सूरत। राइट, आई प्रिवेल्ड, तो प्रिवेल्ड के बाद समवन जब भी आप लिखोगे, प्रिवेल डैश समवन, तो अपॉन ऑन को लेकर मैंने बताया, तो अपॉन नहीं होता, आई प्रिवेल ऑन समवन होगा। तो आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू अकम्पनी, अकम्पनी मतलब किसी को सहारा देना या किसी के साथ चलना। राइट, अकम्पनी मी, अब किसको कंपनी दे रहा है, आई प्रिवेल्ड हिम, मैंने उसको कहा था कि मेरे को कंपनी दे, कहाँ तक के लिए, सूरत के लिए। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। राइट, now question number 24, the plan was to go for the cinema and then have dinner but Raghu's late arrival upset the whole thing। तो प्लान क्या था कि सिनेमा जाएंगे, राइट, प्लान वॉज टू गो सिनेमा और डिनर का, बट रघु के लेट अराइवल ने, लेकिन रघु के लेट अराइवल ने सब कुछ अपसेट द होल थिंग, सब कुछ अपसेट द होल थिंग का मतलब है कि सब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ या खराब कर दिया। राइट, अब ध्यान से देखना है कि कहाँ पर आ रहा है, द प्लान वॉज टू गो, अब टू गो के साथ आया, टू गो कहाँ पर जा रहे हो, जब भी आप किसी जगह पे जाने की बात करते हो, टू गो फॉर नहीं होता, टू गो टू द सिनेमा होगा। राइट, टू गो टू द सिनेमा एंड देन हैव डिनर, तो ए पार्ट में एरर है, फॉर की जगह टू आएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बिकॉज ऑफ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जब भी आएगा वो कंजंक्शन होगा। राइट, कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज में, लेकिन बिकॉज ऑफ ये भी कारण बताता है, बिकॉज ऑफ कि किस कारण से क्या बात रही, ये प्रीपोजिशन होता है। पहचान कैसे कराते हैं, अभी आपको देखते हैं कैसे कराएंगे। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, इनोसेंस क्या है, ये नाउन है। हिज मतलब पॉजेसिव केस है कि उसके इनोसेंस की वजह से ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो डिस्टिंग्विश किस में नहीं कर पाया, अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, किसी चीट और ऑनेस्ट पर्सन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, क्योंकि वो इनोसेंस था, उसके इनोसेंस की वजह से। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन होता है। तो कैसे पहचान होगी, बिकॉज ऑफ के बाद आपको एक नाउन मिलेगा, और नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा इस बिकॉज ऑफ के प्रीपोजिशन का। इस बिकॉज ऑफ के बाद आपको एक क्लॉज मिलेगी, राइट, पूरी क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। यहाँ पर कोई क्लॉज है नहीं, यहाँ पर एक सिंपल नाउन दिया हुआ है। अब डिस्टिंग्विश, अब डिस्टिंग्विश के साथ आपको बताना है क्या होता है। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी होता है और डिस्टिंग्विश फ्रॉम भी होता है। राइट, तो ये होमवर्क है आपको कि आपको मतलब पता करना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है। तो वो ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो भेद नहीं कर पाया किसमें, अ चीट, एक धोखेबाज में, और एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर फोर नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश अ चीट फ्रॉम एन ऑनेस्ट पर्सन। राइट, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम। सो डी पार्ट में एरर है। राइट, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम फ्रॉम करेंगे। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए कहाँ से क्वेश्चंस आए, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्रीपोजिशन किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ वैरी करता है। हमने 4 टॉपिक करे थे, प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन चेंजिंग्स विद सिचुएशंस, एडजेक्टिव के साथ ही। अब एडजेक्टिव चेंजिंग विद प्रीपोजिशन एक बार सिचुएशन था, इसी तरीके से हमने नाउन को लेकर पढ़ा और इसी तरीके से हमने वर्ब को लेकर पढ़ा। तो इनके साथ मैंने आपको बहुत सारे प्रीपोजिशंस की लिस्ट भी भेजी थी, 1 बाय 1 आपको पढ़ाए भी थे, तो आपको वही पढ़ना है। उन्हीं में से क्वेश्चंस देखिए बहुत बार आते हैं। अगर आपको ये छोटी बहुत चीज़ें नहीं पता होगी ना, तो आप क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे अगर आपको जानकारी नहीं है, या फिर आप उसको गलत तरीके से अटेंड कर लेंगे, यही हो सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको पता रहेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली उसको बना पाएंगे, राइट। सो पूरा फोकस रखना है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर पूछे जा रहे हैं, राइट, कौन से कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को बार बार आपको रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। सो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।